बीएससी पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर फर्स्ट। आज हम डार्विन का जैव विकास में क्या योगदान रहा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दिसंबर 1831 में जब डार्विन की उम्र सिर्फ 22 साल थी तो उन्हें कप्तान रॉबर्ट फिट्जरॉय के सहायक की तरह HMS बीगल जहाज़ पर दक्षिणी अमेरिका के सर्वे अभियान में शामिल होने का अवसर मिला। यह अभियान 5 वर्ष तक चला, जिसमें डार्विन की भूमिका प्रकृतिवेत्ता की थी। उन्हें जगह जगह से पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, जीवाश्मों और पत्थरों के नमूने इकट्ठा करने थे। वह 6 महीने पहले ही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से धर्मशास्त्र में ग्रेजुएट हुए थे। कैम्ब्रिज में उन्होंने जीव विज्ञान, भौतिकी, भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन किया था और प्रकृति विज्ञान में दिलचस्पी के कारण पढ़ाई के साथ साथ प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी और भूगर्भ शास्त्री जॉन हेंसलॉ के सहायक की तरह काम किया। उस समय जॉन हेंसलॉ की देखरेख में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का बॉटेनिक गार्डन और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम बन रहे थे। डार्विन ने वहीं दुनिया भर से इकट्ठा किए गए पौधों, जंतुओं और जीवाश्मों को सूचीबद्ध करने और सहेजने में हाथ बटाया था। वहीं उन्होंने विभिन्न जीवों को पहचानना, संग्रहित करना और उनका वर्गीकरण करना सीखा था। बीगल जहाज़ के कप्तान फिट्जरॉय को दक्षिणी अमेरिका की तटरेखा के सर्वे के प्रकृतिवेत्ता की ज़रूरत थी, लेकिन उनका बजट कम था। उन्होंने इस बारे में जॉन हेंसलॉ से मदद मांगी। जहाज़ रवाना होने के चंद रोज़ पहले कड़कड़ाती सर्दी की एक सुबह डार्विन हेंसलॉ की चिट्ठी लेकर फिट्जरॉय के पास पहुँचे और उनके अवैतनिक सहायक की तरह काम करने को राज़ी हो गए। जब बीगल जहाज़ रवाना हुआ तो उसमें डार्विन समेत 73 लोग थे। यह जहाज़ अपेक्षाकृत छोटा था। समुद्र की लहरें उसे बार बार सैकड़ों फीट ऊपर उठाकर पटक देती थी। इस उठा-पटक को झेलना आसान नहीं था। डार्विन सी सिकनेस से सबसे ज़्यादा परेशान रहे। उन्हें लगातार उल्टी होती रहती थी, इसलिए काफ़ी समय तक वे सिर्फ ब्रेड और किशमिश से गुजारा करते रहे। यानी कि उसने सिर्फ ब्रेड और किशमिश का ही खाने में उपयोग किया। इस सब के बीच वह चार्ल्स लायल द्वारा प्रकाशित पुस्तक भूगर्भ शास्त्र के सिद्धांत पढ़ते रहे। इस किताब में लॉयल ने समझाने की कोशिश की थी कि पृथ्वी में मौजूद विभिन्न संरचनाएं जैसे पहाड़, चट्टानें, दर्रे, घाटियाँ इत्यादि लाखों अरबों वर्षों से चलने वाले सतत परिवर्तन जैसे भूक्षरण, बारिश, बाढ़, भूकटाव और
मिट्टी की कटाई, परतों के जमा होने, तूफान आदि का परिणाम है। इन्हें किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है। धरती की मौजूदा संरचना बाइबल में उल्लेखित एक प्रलय की बजाय हजारों लाखों प्रलयों से निर्मित हुई है। दुनिया में बड़ी धीमी गति से चल रहे सतत बदलाव की बात उस युग के लिहाज से क्रांतिकारी ख्याल था। सभी दार्शनिक और धार्मिक मान्यताएं ये कहती थी कि परम पिता ईश्वर ने इस धरती को और इसकी सब संरचनाओं को 8 दिन के भीतर बनाया है। धर्मशास्त्र में दीक्षित डार्विन के मन में इस ख्याल से उथल पुथल मची, लेकिन उन्हें दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि भी मिली। डार्विन ने जगह जगह से पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, जीवाश्मों और पत्थरों के नमूने इकट्ठा करते, प्रत्येक नमूने के साथ उसके मूल स्थान का रेखांकन और एक विस्तृत टिप्पणी नत्थी कर इस सामग्री को इंग्लैंड भेजते रहते थे। पहले 2 वर्ष के भीतर उन्होंने विलुप्त हो गई स्तनधारी जंतुओं के कई जीवाश्म खोजे। फिर बीगल जहाज दक्षिणी अमेरिका की पूरी तट रेखा से घूमकर पश्चिमी तट रेखा पर पहुंचा, जहां वह गैलापैगोस द्वीप समूह की अनोखी दुनिया में पहुँचे। इस द्वीप समूह में 18 मुख्य द्वीप हैं जो एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। अतः जीव जंतु एक द्वीप से दूसरे में आवाजाही नहीं कर सकते। 5 सप्ताह तक डार्विन घूम घूम कर इन निर्जन द्वीपों से कछुए, पक्षी, इग्वाना, मरे हुए जीवों के कंकाल व पेड़ पौधे इकट्ठा करते रहे। उन्होंने पाया कि हर एक द्वीप में पाए जाने वाले पक्षी और कछुए किसी भी दूसरे द्वीप से भिन्न हैं। यहाँ न सिर्फ उनके हाथ जीव विविधता का खजाना लगा, बल्कि यह उनके जीवन का सबसे विलक्षण जीवन अनुभव भी बना। इस अन्वेषण अभियान ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया और एक बेहद ज़रूरी भीतरी मजबूती भी दी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि डार्विन इस यात्रा से वंचित रहते तो वह डार्विन भी नहीं बनता जिसे आज हम जानते हैं। सन 1836 में डार्विन जब वापस इंग्लैंड पहुँचे तो सब जगह उनके चर्चे थे। वह अब तक छोटी मोटी सेलिब्रिटी बन गए थे। उनकी भेजी गई सामग्री की पड़ताल में कई विशेषज्ञ जुटे हुए थे। भूगर्भ शास्त्री लॉयल चट्टानों के सैंपल्स की पड़ताल में जुटे थे। जॉन गुड पक्षियों के अध्ययन में लगे थे और प्रसिद्ध जीवाश्म विज्ञानी रिचर्ड लॉयल जीवाश्मों के जखीरे की छानबीन और कैटालॉगिंग का निर्देशन कर रहे थे। इस शुरुआती जांच पड़ताल से 2 बड़ी महत्व की बातें सामने आई। पहली ये कि दक्षिणी अमेरिका में उस समय पाए जाने वाले बहुत से जीवित प्राणी विलुप्त हो गए स्तनधारी प्राणियों के लघुकाय संस्करण थे, यानी कि बहुत से जीवित प्राणी विलुप्त हो गए। वो स्तनधारी प्राणियों के लघुकाय संस्करण थे। यह प्रस्तावित किया गया कि विलुप्त भीमकाय प्राणियों से अपेक्षाकृत बौने प्राणियों की उत्पत्ति हुई है।
दूसरी यह कि अलग अलग पैगास द्वीपों से इकट्ठा की गई तरह तरह की पिंचें दरअसल एक ही जाति की चिड़िया थी, जिन्हें डार्विन ने चोंच की संरचना में अत्यधिक विविधता के आधार पर विभिन्न जातियों में रखा था। अन्य विशेषज्ञों के यह निष्कर्ष डार्विन के लिए चौंकाने वाले थे, लेकिन वह उनके लिए बेहद मददगार साबित हुए। बिल्कुल शुरुआत में ही ऐसी सही राय मिल जाने से उनका समय बचा और वह गलत दिशा में भटकने से बच गए। उनकी वैचारिक यात्रा सीधे ट्रैक पर शुरू हुई। अगले 20 सालों तक डार्विन अपनी संग्रहित सामग्री की गहरी पड़ताल में जुटे रहे। डार्विन के समय के अधिकतर वैज्ञानिक विभिन्न जीवों और वनस्पतियों की कैटलॉगिंग और वर्गीकरण में लगे रहे। उनकी सोच और काम में धार्मिक विश्वास आड़े नहीं आता था, बल्कि एक तरह से उनका काम सर्वशक्तिमान ईश्वर की बनाई इस अनोखी पृथ्वी और जीव जगत के बखान से मेल खाता था। कहीं दुनिया नहीं थी, लेकिन डार्विन की दृष्टि अलहदा थी। वह जीव जगत की विभिन्न जातियों को हमेशा एक दूसरे से पृथक नहीं देख पाते थे, बल्कि उनमें अनगिनत समानता देखते थे और एक जाति से दूसरी जाति में संक्रमण होता जैसा देख सकते थे। यही उन्होंने अपने समय से आगे की लंबी बौद्धिक छलांग लगाई। उन्होंने जंतुओं, पेड़ पौधों और जीवाश्मों की संरचना का तुलनात्मक अध्ययन किया और इस नतीजे पर पहुँचे कि सदा से पृथ्वी पर जीवन का स्वरूप एक सा नहीं रहा है। इसमें बहुत धीमी गति से बदलाव आते रहे हैं। पुरानी जातियों से लगातार नई जातियां अस्तित्व में आती रही हैं और बहुत सी पहले पाई जाने वाली जातियां विलुप्त भी होती रही हैं। डार्विन के इस निष्कर्ष लॉयल के भूगर्भशास्त्र के सिद्धांतों की अनुगूंज थी। दोनों को मिला दिया जाए तो ये सबक यह हुआ कि सृष्टि और इसमें रहने वाले जीव हजारों लाखों वर्षों से चल रही प्रक्रियाओं से अस्तित्व में आए हैं। ईश्वर ने उन्हें नहीं बनाया है। डार्विन के सामने अब दूसरा सवाल खड़ा हुआ कि अगर ईश्वर जयगान ही तो फिर जीव जगत का निर्माता कौन है? अगर ईश्वर जयगान ही तो फिर जीव जगत का निर्माता कौन है? ऐसा कौन सी ताकत है जिसकी वजह से पेंच चिड़िया की 13 किस्में बन गई या धरती पर मौजूद अनगिनत जातियां अस्तित्व में आई? उन्होंने जैविक विभिन्नता को भौगोलिक भिन्नता और वातावरण में हुए बदलावों के संदर्भ में समझने की कोशिश की। उन्होंने जब गैलापागोस के विभिन्न द्वीपों की जलवायु और वहाँ के पेड़ पौधों से चिड़िया की चोंच का संबंध जोड़ा तो सहजी बात साफ हो गई। चोंच की संरचना में बदलाव का सीधा संबंध इस बात से था कि अमुक द्वीप में चिड़िया क्या खाकर जिंदा रहती हैं। यह बात डार्विन की आँख खोलने वाली थी कि परिस्थिति के हिसाब से जीवों की संरचना बदलती है। यहाँ तक हम देखते हैं कि डार्विन लगभग लैमार की समझ के ही आसपास थे। 1938 में डार्विन के हाथ थॉमस
माल्थस की सद्य प्रकाशित पुस्तक लगी। माल्थस की दिलचस्पी जनसंख्या वृद्धि और उसे नियंत्रित करने वाले कारकों में थी। माल्थस ने प्रस्तावित किया था कि मानव जनसंख्या और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के बीच विरोधाभासी संबंध रहता है। जैसे जैसे मानव जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जाती है, लेकिन अकाल, युद्ध, महामारी, प्लेग और प्राकृतिक आपदाओं के कारण समय समय पर बड़ी जनहानि भी होती रहती है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों और जनसंख्या के बीच फिर संतुलन स्थापित हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि और जनहानि का यह चक्र सतत चलता रहता है और मानव समाजों की जनसंख्या एक हद के बाद नहीं बढ़ती। माल्थस के सिद्धांत ने डार्विन की आखिरी गुत्थी सुलझाने में मदद की। उन्होंने अपनी थ्योरी में जोड़ा कि बदलते वातावरण में जब संसाधनों के लिए जीवों के बीच सजातीय और अंतर्जातीय संघर्ष होता है तो किसी भी जाति वे सदस्य बच जाते हैं जिनके भीतर उस वातावरण के साथ पैठ बैठा सकने वाले लक्षण होते हैं, और जो नई परिस्थितियों में सामंजस्य नहीं बैठा पाते वे मर जाते हैं। इस तरह प्राकृतिक सिलेक्शन के दबाव में जीवों की लगातार छंटनी होती रहती है। इस अनवरत चलती प्रक्रिया के कारण लाखों वर्षों के अंतराल में पुरानी जातियों से नई जातियां अस्तित्व में हैं। 1840 तक डार्विन की जीवों के क्रमिक विकास इवोल्यूशन की यह सैद्धांतिक समझ बन गई थी, लेकिन यहाँ पहुंचकर डार्विन की वैज्ञानिक चेतना और उनके धार्मिक विश्वास में मेल नहीं बैठता था। डार्विन नास्तिक नहीं थे। पादरी की तरह उनकी आरंभिक शिक्षा हुई थी। काफ़ी समय तक वो उलझन में बने रहे और कई दफ़े वे अवसाद में भी गए। अपनी खोजों के बारे में वे लगातार अपनी पत्नी, मित्रों और आसपास के आम लोगों से भी बातचीत करते रहते थे और अपने शोध को प्रकाशित करने में भी हिचकते रहे। 1844 में उन्होंने लगभग 250 पन्नों के निबंध में अपने निष्कर्षों को समेटा और अपने नज़दीकी मित्रों को पढ़ने के लिए भेजा। इस बीच डार्विन आदि की एक बेटी की मृत्यु भी हुई। अगले 10 वर्षों तक डार्विन का वह निबंध ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। इसमें कोई प्रगति नहीं हुई। 1855 में डार्विन की नज़र एनल्स एंड मैगजीन ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में प्रकाशित अल्फ्रेड रसल वालेस के लेख पर पड़ी। इस लेख को पढ़कर डार्विन सत्य में आ गए। यह लेख जीवों के क्रमिक विकास के सिद्धांत को पेश करता था और वालेस के निष्कर्ष हुबहू डार्विन के निष्कर्षों से मिलते थे। डार्विन की ही तरह वालेस भी एक सर्वे अभियान पर ब्राज़ील गए थे। उन्होंने भी जगह जगह से जीवों और जीवाश्मों के नमूने इकट्ठा किए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश जिस जहाज़ से वह सामग्री इंग्लैंड भेजी जा रही थी वह डूब गया। इसके बाद वालेस मलय द्वीप समूह में घूमे, जहां उन्होंने गैलापेगोस द्वीप समूह की तरह ही गजब की जैव विविधता देखी और माल्थस के सिद्धांत से नेचुरल सिलेक्शन का तत्व लेकर जैव विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया। 1858
1858 में वालेस ने ज्योत्पत्ति के सिद्धांत पर एक दूसरा लंबा लेख लिखा और उसे डार्विन के पास समीक्षा के लिए भेजा। डार्विन ने अपने पुराने मित्र लायल को अपना अप्रकाशित निबंध और वालेस का शोध पत्र एक साथ दिखाया। लायल ने उन्हें अपना शोध पत्र आगामी लिनियन सोसाइटी की वार्षिक कॉन्फ्रेंस में पढ़ने की सलाह दी। जुलाई 1958 में लंदन में आयोजित लिनियन सोसाइटी की वार्षिक कॉन्फ्रेंस में डार्विन और वालेस ने अपने अपने शोध पत्र पढ़े और दोनों को इवोल्यूशन के सिद्धांत को खोजने का श्रेय मिला। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित की, जिसमें ज्योत्पत्ति के क्रमिक विकास या उद्विकास इवोल्यूशन के सिद्धांत को विस्तार से समझाया गया है। सार रूप से इस सिद्धांत के अनुसार जीवों के लक्षण स्थायी नहीं होते, उनमें बहुत धीमी गति से सतत बदलाव होते रहते हैं। इसलिए किसी जाति के सब सदस्य एक समान नहीं होते, उनके भीतर जैव विभिन्नता पाई जाती है। जिस परिवेश में जीव जंतु रहते हैं उसमें बहुधा धीमे और कभी कभी अचानक बदलाव आते रहते हैं, जिनमें पहले से मौजूद जीव जातियों के कुछ सदस्य आसानी से सामंजस्य बैठा लेते हैं, जबकि अन्य जीवित नहीं रह पाते या पिछड़ जाते हैं। इसी तरह विशिष्ट भौगोलिक बनावट वाले क्षेत्र और पारिस्थितिकी में आने वाले बदलाव प्रकृति में स्वायत्त रूप से नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया को चलाते रहते हैं। लाखों वर्षों तक पीढ़ी दर पीढ़ी जमा हुए जैविक बदलाव और नेचुरल सिलेक्शन की चलती हुई सतत प्रक्रिया के फलस्वरूप पुरानी जातियों से नई जातियां अस्तित्व में आती हैं। डार्विन ने ढेर सारे प्रमाणों से साबित किया कि पृथ्वी पर जीवन का स्वरूप हमेशा से एक जैसा नहीं रहा है, बल्कि बहुत धीमी गति से बदलता रहा है और हजारों लाखों वर्षों के क्रमिक विकास के फलस्वरूप पौधों और जंतुओं की पहले से मौजूद जातियों से नई प्रजातियां और जातियां निरंतर विकसित होती रहती हैं। अतः सभी जीव जंतु पेड़ पौधे जीवाणु एक ही विशाल जीवन वृक्ष की या जीव वृक्ष की अनगिनत शाखाएं, जो लाखों वर्षों तक चली क्रमिक विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप अलग अलग अंतराल में इस वृक्ष पर उगे हैं। मनुष्य का विकास भी इसी तरह हुआ है और वो इस मायने में बाकी कीड़े मकोड़ों और वनस्पति जानवरों का सहोदर है। डार्विन ने लैमार्क के विकासवाद को सर के बल खड़ा किया। उन्होंने जीवों के बीच पैदा हुई भिन्नता को उनके अनुकूलन के स्वरूप अर्जित ट्रॉफी ने मानकर उसे सिर्फ संयोग माना और पृथ्वी पर किसी जाति की निरंतरता और नई जातियों के अस्तित्व में लाने का श्रेय नेचुरल सिलेक्शन को दिया। यदि हम जिराफ के उदाहरण से डार्विन के विकास को समझना चाहें तो उसके हिसाब से स्वतः स्फूर्त तरीके से कभी कोई बड़ी गर्दन वाला जिराफ पैदा हुआ होगा और अकाल के समय उसकी लंबी गर्दन वाली संततियां पेड़ों की पत्तियों से अपना गुजारा करने में सक्षम रही होगी, जबकि उनके छोटी गर्दन वाले भाई बंधु भूख से मर गए होंगे। यानी घास की कमी होने से पहले ही कुछ लंबी गर्दन वाले जिराफ मौजूद थे।
जो किसी विशेष परिस्थिति में नेचुरल सिलेक्शन के जरिए छंट गए। डार्विन के अनुसार जीवों में बदलाव किसी विशेष दिशा में नहीं होते और इन बदलावों के भीतर कोई भी उद्देश्य निहित नहीं रहता। प्राकृतिक छंटाई की प्रक्रिया भी दिशाहीन और किसी बड़े दैविक उद्देश्य से भ्रमित है।